तो नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में आप सभी लोगों का स्वागत है साथियों एस डी पीजीआई की जो वैकेंसी आ चुकी है लखनऊ की, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में आज बताऊंगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है और उसके साथ साथ में कौन कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। ओल्ड एग्जाम, इसके प्रीवियस एग्जाम पेपर है या मॉडल पेपर है, वो भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ इसकी जो डिटेल है उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये जो रिक्वायरमेंट है इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। मोस्टली इसके अंदर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो एक्टिव हो चुके हैं, तो एस की वेबसाइट पे जाकर के हम उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। वैकेंसी की मैं बात करूं दोस्तों, तो वैकेंसी के अंदर सबसे पहले नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं। डिटेल से हम इस पूरे जो एडवर्टीजमेंट आया है उसको हम डिटेल से हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो वैकेंसी रहेगी नर्सिंग ऑफिसर की, यहाँ पर वैकेंसी रहेगी। फर्स्ट ऑप्शन में हम देखते हैं रिक्वायरमेंट 2025-26 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो टोटल सीट रहने वाली है दोस्तों, वो रहेगी, टोटल सीट रहेगी यहाँ पर 1200 सीट। तो जो टोटल सीट है उसकी मैं बात करूँ तो 1200 सीट यहाँ पर रहने वाली है साथियों। टोटल जो सीट है यहाँ पर 1200 सीट यहाँ पर रहने वाली है। टोटल पोस्ट जो 1200 पोस्ट है यहाँ पर रहेगी, ये आप देख सकते हैं। तो इसके साथ में मैं अलग अलग कैटेगरी वाइज अगर बात करते हैं सीट की, तो एससी की जो सीट है एसजीपीजे की है वो टोटल यहाँ पे 253 सीट यहाँ पर रहने वाली है साथियों। और एसटी की सीट मैं बताऊं तो 24 सीट है, 24 सीट है वो एसटी कैटेगरी से रहने वाली है। ओबीसी कैटेगरी की हम बात करते हैं तो 324 सीट हैं दोस्तों, वो ओबीसी कैटेगरी की रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो वहां पर 119 सीट रहने वाली है। और अगर जनरल की हम बात करते हैं तो 480 सीट, 480 सीट यहाँ पर जो है जनरल कैटेगरी से जो नर्सिंग ऑफिसर की सीट है एसजीपीजी के अंदर रहने वाली है। तो ये सारी सीटें मिलाकर के टोटल जो सीट यहाँ पर रखी गई है एसजीपीजी की, जो टोटल पोस्ट यहाँ पर वैकेंसी रखी गई है वो है 1200। और पे ग्रेड की इसमें बात करें तो लेवल 6 का इसका जो पे ग्रेड है वो इसमें रहेगा। तो साथियों ये नर्सिंग ऑफिसर की एसजीपीजे की वैकेंसी है, इसकी पूरी डिटेल है, फोटो कैसे अपलोड करनी है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या सिलेबस रहेगा। और इसके साथ साथ में साथियों जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम है वो और उसके साथ के जो मॉडल पेपर है वो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जो इसके अंदर आगे लास्ट की एक वैकेंसी मैं आपको बताऊं कि ओटी असिस्टेंट की एक वैकेंसी हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जिन जिन बच्चों ने ओटी असिस्टेंट का कोर्स किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो वो बच्चे ओटी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओटी असिस्टेंट की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो टोटल सीट है वो 81 यहाँ पर टोटल सीट है वो रहने वाली है। ठीक है, टोटल सीट है वो 81 की रहने वाली है। जनरल की यहाँ पर 28 सीट है, एससी की यहाँ पर 21 सीट रहेगी। ठीक है, एसटी की यहाँ पर 2 सीट यहाँ पर रहने वाली दोस्तों। और ओबीसी की यहाँ पर 30 सीट है वो रहने वाली है। तो ये लेवल 5 के अकॉर्डिंग इनको जो है सैलरी पे ग्रेड इनको दिया जाता है। ओटी स्टेशन की यहाँ पर टोटल 81 यहाँ पर सीट है वो दोस्तों वो निकली है। नेक्स्ट हम बात करें कि इसके अंदर इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जब भी हम अप्लाई कर रहे हैं। तो हमें हमारी जो एलिजिबिलिटी, जो हमारा क्राइटेरिया है उसको हमें ध्यान में रखना है। पहली बात तो एजुकेशन है, एज लिमिट है, जो टोटल जो सारी है एक्सप्लेनेशन इसके अंदर दी हुई है वो हमें ध्यान से इसको पूरी नोटिफिकेशन को हमें पढ़ना है। फॉर्म भरते समय, फॉर्म फिल करते समय कोई भी हमें गलती नहीं करनी है, मिस्टेक नहीं करनी है जिस वजह से कि हमारा जो एग्जाम है वो कैंसिल हो या एग्जाम हमारा फॉर्म कैंसिल हो। साथियों इसके साथ साथ में अगर कोई भी एम्प्लॉयमेंट है रेगुलर, जो क्या करता है पहले जिसने कहीं पे वो जॉब कर रहा है वो इसके अंदर अप्लाई कर रहा है, और तो अगर वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये भी वहाँ पर कंपलसरी रहेगा। अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसका सिलेक्शन होता है तो उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट साथियों चलते हैं कि ये जो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, इसकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग और इसके जो डायरेक्टर है, जो सब कुछ टोटल है, जो टीम है इनकी, उनके अकॉर्डिंग इनका जो सिलेक्शन वगैरह टोटल होता है। तो फीस की बात करूं दोस्तों, यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट रहता है फीस। फीस की अगर मैं बात करूं टोटल जो फीस कितनी रहने वाली इनकी, तो जनरल कैटेगरी की जो इन्होंने जो फीस रखी गई है, टोटल जो फीस रखी गई है जनरल कैटेगरी की जो फीस रखी गई है वो रखी है दोस्तों, एप्लीकेशन फीस है 1000 रुपीज, 1000 रुपये इन्होंने रखी गई है। प्लस इसके साथ में 18% जीएसटी के साथ 180 इसका जो जीएसटी है वो फीस है वो लगेगी। टोटल जो इसकी फीस रहेगी, फॉर्म की जो फीस रहेगी वो रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए 1180 रुपये। और दोस्तों ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी ये सेम ही एप्लीकेशन फीस इन्होंने रखी गई है, बिल्कुल ही सेम इनकी 1000 जो फीस रखी गई है। और 1000 फीस के साथ में जीएसटी 18% ऐड करके 1180 रुपये जो फीस है यहाँ पर इनको फॉर्म फिल करने के लिए जो भरनी पड़ेगी। SC ST कैटेगरी की मैं बात करूं तो इन SC ST कैटेगरी के लिए थोड़ा एज के अंदर थोड़ा इस
फीस के अंदर थोड़ा सा सहूलियत होती है हमेशा हर फॉर्म के अंदर। तो 600 रुपये फीस इन्होंने 100 फीस है वो रखी गई है। अगर इसकी अगर जीएसटी 18% हम काउंट करें तो 108 रुपये जीएसटी ऐड करके के 708 रुपये जो टोटल है वो फार्म फीस यहाँ पर उनकी जो SC ST के स्टूडेंट है जो बच्चे हैं उनकी जो लगने वाली फीस है वो रहेगी 708 रुपये। तो ये थी फीस की बात। फीस के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं कि जो बच्चा SC कैटेगरी से है, ट्राइबल अगर एरिया से है या बैकवर्ड के एरिया वगैरह से है, तो उनको जो अपना क्या करना पड़ेगा, जो सर्टिफिकेट वगैरह है, ठीक है, तो वो अवेलेबल करवाना पड़ेगा। ये कंपलसरी बात है कि अगर जिस जिस कैटेगरी से उन्होंने फॉर्म भरा है उस कैटेगरी का उनको जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड करवाना जरूरी रहेगा। ठीक है, रिजर्वेशन की हम बात करें तो जो सीट का रिजर्वेशन इन्होंने रखा गया है तो SC कैटेगरी के लिए 21% यहाँ पर रखा गया है, ST कैटेगरी के लिए 2% रखा गया, OBC के लिए 27% और AWS के लिए 10% यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा अगर दिव्यांग है तो उसको 4% रिजर्वेशन दिया जाएगा, एक्स सर्विसमैन को 5% दिया जाएगा, डिपेंड ऑन फ्रीडम फाइटर के अकॉर्डिंग अगर किसी ने वर्क किया तो 2% और फीमेल जेंडर के आधार पर उनको 20% क्या वो जो है रिजर्वेशन दिया गया है। एज के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इनका जो एज का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 1 जनवरी 2025 से काउंट होगा। ठीक है, और 30 जून एंड 1 जुलाई को ये जो जब जो ये निकला है नोटिफिकेशन निकला है इसके अकॉर्डिंग 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर तक, ठीक है, जैसे 1 जनवरी 2025 से लेकर के कैंडिडेट की जो 18 साल की एज है वो कंप्लीट होनी चाहिए और 40 साल से ऊपर इनकी एज है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 40 ईयर, तो 18 ईयर मिनिमम और 40 ईयर प्लस, मतलब 40 ईयर ये मैक्सिमम यहाँ पर रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी जो 3 ईयर रेगुलर जो कंटिन्यू सर्विस जिन्होंने कर रखी है, ठीक है, वो मैक्सिमम 5 साल तक मतलब जिन्होंने सर्विस कर रखी है, कोई गवर्नमेंट के अंदर है, यूपी के अंदर है, कोई कार्मिक अनुभाग के अंदर है, तो उन सभी को जो उनके अकॉर्डिंग है वो इसका रिलैक्सेशन मिल सकता है। नेक्स्ट मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि एक्सपीरियंस हमारा क्या रहना चाहिए, हमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिए इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए SGPJ की। तो 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैं बात करूं तो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी की हम बात करते हैं। नर्सिंग ऑफिसर की 1200 जो पोस्ट है उनके बारे में मैंने आपको बताया। तो उन पोस्ट को अप्लाई करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा रहेगा कि BSc नर्सिंग, यहाँ पर लिखा गया है साफ साफ क्लियर, आप देख सकते हो कि BSc नर्सिंग इन्होंने कहा है। BSc नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड से इनका होना चाहिए। फर्स्ट बात इन्होंने ये रखा गई है कि BSc नर्सिंग का जो बच्चा है, जिन बच्चे ने BSc नर्सिंग का कंप्लीट जो डिग्री है वो कर रखी है, तो वो बच्चा इसके लिए अप्लाई कर सकता है। सेकंड, जिन्होंने BSc कर रखा है, पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट BSc जिन बच्चों ने कर रखी है और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से वो रजिस्टर्ड है, बोर्ड यूनिवर्सिटी से वो रजिस्टर्ड है, वो बच्चा भी इसके अंदर कर सकता है। और लेकिन वो बच्चा रजिस्टर्ड होना चाहिए मिडवाइफ इन स्टेट इंडिया नर्सिंग काउंसिल के अंदर। सेकंड हम बात करते हैं जिन बच्चों ने GNM कर रखी है। तो यहाँ पर बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि सर हम GNM कर रखी है, हम फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये चीज़ें ध्यान में रखनी। तो BSc नर्सिंग के तो सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, उनको किसी एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये डिफरेंस रहेगा। लेकिन जो GNM के बच्चे हैं जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी के अंदर, GNM के अंदर जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है इंडियन नर्सिंग काउंसिल के साथ, वो रजिस्टर्ड है, उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड है। लेकिन उनको इसके साथ में मेन एक बात रहेगी कि उनको 2 साल 2 ईयर एक्सपीरियंस रहेगा। कहाँ पर? इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन इन सेकंड अबव। मतलब यहाँ पर उन्होंने जब GNM कंप्लीट कर लिया है, उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद ये चीज आप ध्यान में रखना कि आपको GNM के साथ साथ में नहीं, GNM के बाद, GNM कंप्लीट करने के बाद की डेट से लेकर के जब रजिस्ट्रेशन की हमारी डेट आई उसके बाद से आपने किसी मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ में 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए, उसके लिए वो अप्लाई कर सकता है। तो ये थी नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो था। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमारा लास्ट रहेगा कि OT असिस्टेंट है। इसके साथ साथ में दोस्तों CSSD असिस्टेंट है, ड्राफ्टमैन है, हॉस्पिटल अटेंडेंट है, इन सभी की भर्तियां भी आई हुई है। तो जो बच्चे इनकी तैयारी कर रहे हैं वो जाकर के नोटिफिकेशन को क्लियरली भी देख सकते हैं। OT असिस्टेंट की मैं बात करूं तो BSc होना जरूरी है एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर के अंदर। नेक्स्ट रहेगा BSc रहेगा OT टेक्नोलॉजी के अंदर और BSc एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट है। तो ये रहेगा OT असिस्टेंट का क्राइटेरिया।
इसके साथ में अब बात करें कि हम अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले तो यही चीज़ देखनी है कि जब भी हम फॉर्म फिल करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल होता है, तो उसके अंदर जो हमें बार बार हमें करेक्शन करने की जरूरत पड़ती है या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो हमें इन इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें किन किन डॉक्यूमेंट की सख्त जरूरत रहेगी इसके अंदर, ये डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। तो मैं आपको एक एक करके ये सब बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ हमारे पास रीसेंट स्कैंड कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए। सबसे पहले तो यही बात है कि हमारे पास एक कलर्ड है, स्कैन की हुई एक फोटोग्राफ है, वो होनी चाहिए। जीपीजी फॉर्मेट के होनी चाहिए और उसका जो साइज है वो रहना चाहिए 80 केबी तक, मैक्सिमम हमारा 80 केबी तक रहना चाहिए। 50 केबी से 80 केबी तक जो साइज है वो बेस्ट माना जाता है, जिसके अंदर क्या जो क्लियरिटी है वो अच्छी रहती है और जो फोटो है वो ब्लर्ड नहीं होती है। तो ये इनका साइज रखा गया है और ये फोटोग्राफ के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि स्कैंड सिग्नेचर की बात करूं तो स्कैन किया हुआ सिग्नेचर भी इसके अंदर होना चाहिए और जिसका साइज भी कम से कम 80 केबी तक, इसका मैक्सिमम 80 केबी तक होना चाहिए, 50 केबी से 80 केबी तक होना चाहिए। उसके साथ में ए वैलिड ईमेल एंड आईडी एंड फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सबसे ज्यादा ऐड हो गया, जरूरी चीज ये ऐड हो गई है कि हमारी फॉर्म के अंदर कोई रिजेक्शन आता है, कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है या हमें किसी भी तरह की कोई सूचना इन्फॉर्म मिलेगी तो हमारे इसी ईमेल आईडी पर और हमारे इसी मोबाइल नंबर पर मिलनी है। तो सबसे पहले जो हमारी ईमेल आईडी हम दे रहे हैं, जो हम कंटिन्यू हमारी चला रहे हैं, हमारी जो पर्सनल आईडी होती है वही इसके अंदर ऐड करनी है। उसके साथ साथ में जो हमारा मोबाइल नंबर है, जो पर्सनल मोबाइल नंबर है, वही इसके अंदर, जो कंटिन्यू रनिंग में मोबाइल नंबर है वो इसके अंदर देना है। चौथी हम बात करते हैं, फोर्थ हमारी बात रहेगी कि जो स्कैन इमेज होगी मार्कशीट की जो हमारी टोटली इमेज है, या 10वीं और 12वीं का जो मार्कशीट है, इसके साथ में मैंने जो डिप्लोमा कर रखा है, जो ग्रेजुएशन कर रखी है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो जितनी भी मार्कशीट इसकी है वो स्कैन की हुई इसके अंदर हमें चाहिए। इसके साथ साथ में स्कैन इमेज हमें चाहिए कि कास्ट कैटेगरी की है हमारी, जो कास्ट कैटेगरी हमने जिसके अंदर फॉर्म फिल किया है, एससी एसटी के अंदर फॉर्म फिल किया है, ओबीसी के अंदर या जनरल के अंदर, जिसके अंदर भी हमने फॉर्म किया है, तो उसका हमें कास्ट का सर्टिफिकेट है या वो हमें अवेलेबल करवाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, डोमिसाइल यहाँ पर सर्टिफिकेट भी जरूरत पड़ेगी और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जिन बच्चों ने जीएनएम कर रखी है और उसके रिगार्डिंग जो फार्म भरा है, उसके थ्रू जो फार्म भरा है, उनको ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ये वैलिड एक्सपीरियंस एक्सपर्ट जो सर्टिफिकेट है ये अवेलेबल कराना पड़ेगा। क्योंकि कुछ बच्चे क्या ये जो फर्जी सर्टिफिकेट है ये अवेलेबल करवाते हैं, तो जिनका जब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस टाइम इनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इन बच्चों को विशेष ध्यान रखना है कि ऐसा हमें कुछ गलत नहीं करना है। साथियों, यहाँ पर एक बात बताऊं आपको कि एक जो वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है ये कंपलसरी रहेगा, मैंडेटरी रहेगा। सबमिशन ऑफ योर मोबाइल एप्लीकेशन, जब अपने ऑनलाइन फॉर्म हम भर रहे हैं तो ये हमारा जरूर, क्योंकि यही जो मेल आईडी और फोन नंबर है ये एक्टिव रहना चाहिए जब तक जो ये रिक्वायरमेंट की प्रोसेस है ये कंप्लीट ना हो जाए। तो दोस्तों, इस बारे में मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो चीज़ है ये आपको ध्यान में रखनी है। इन्होंने स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि जो हमारी ईमेल आईडी हम दे रहे हैं, जो मोबाइल नंबर हम दे रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, वो हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। कब तक? जब तक कि ये रिक्वायरमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट न हो जाए। इसके साथ साथ में मैं बात करूं कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उसके लिए फॉलोअप क्या करनी चाहिए, हमें कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके अंदर अपनी नाम है, अपनी जो डिटेल है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, डेट ऑफ बर्थ है, मेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, ये सब कुछ उसके अंदर डालना होगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा न्यू यूजर पे। उसके बाद हमारा जब सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद कैंडिडेट को एक रिसीव्ड पासवर्ड मिलेगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और मेल आईडी पर जो कि उन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट होगा। तो लॉग आउट करने के एक बार हमें लॉग आउट करने के बाद में दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद साइन इन करने के बाद में हम एग्जिटिंग यूजर पर करेंगे, न कि न्यू यूजर पे, क्योंकि हमने जो रजिस्ट्रेशन है वो पहले कर लिया है। उसके बाद हमारी जो फॉर्म है, एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म है वो खुलेगा। वहाँ पर हम जब आईडी और पासवर्ड हमारा डालेंगे तो हमारा जो ऑनलाइन फॉर्म है वो खुल जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो पर्सनल डिटेल है उसके अंदर कंप्लीट फिल करनी है। जो जो क्राइटेरिया वो पूछता है, एजुकेशन है, जो क्वालिफिकेशन है वो उसके अंदर डालनी है। सारे जो डॉक्यूमेंट उसके अंदर रिक्वायरमेंट जो मांगे गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट हमें ध्यान से अपलोड करने हैं, साइज के अकॉर्डिंग जो जो उन्होंने मांगी हुई है। इसके साथ में हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो भी हम पर्सनल डिटेल डाल रहे हैं या कम्युनिकेशन डिटेल डाल रहे हैं या क्वालिफिकेशन डिटेल डाल रहे हैं, तो उसके अंदर जो जो डिटेल हम भर रहे हैं तो वो सब एक्यूरेट होनी चाहिए साथियों, उनके अंदर कोई मिस्टेक ना हो, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और जो इमेज हम डाल रहे हैं, 10वीं 12वीं की जो ग्रेजुएशन की फ़ोटो डाल रहे हैं या सिग्नेचर की फ़ोटो डाल रहे हैं, कैटेगरी का सर्टिफिकेट डाल रहे हैं, ये सब चीज़ें उनके पास हमें अवेलेबल होनी चाहिए जब वो फार्म है वो फिल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है।
पेमेंट की बात करूं तो ऑनलाइन जो पेमेंट है, पेमेंट का जो मोड रहेगा वो डेबिट कार्ड से हम पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, एसबीआई नेट बैंकिंग से हम पेमेंट कर सकते हैं, या अदर नेट बैंकिंग अगर किसी के पास रनिंग है तो उससे भी हम जो ऑनलाइन फॉर्म की जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करता हूं मैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन की। तो एग्जामिनेशन की मैं बात करूं तो सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट। सीआरटी जो कॉमन रिक्वायरमेंट जो टेस्ट होगा उसके अंदर जो मार्क्स आएंगे, ठीक है, उसके रिगार्डिंग ही हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रहेगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, और बड़ी बड़ी सिटियों के अंदर ये टेस्ट होगा, और ये कंप्यूटर सीबीटी टेस्ट होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट ये रहेगा, सीबीटी टेस्ट ये रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट इसको रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट मैं बात करूं कि एसजीपीजी क्या करता है कि रिजर्व कर देता है टू एनी कैंसिल ऑफ एन एग्जामिनेशन सिटी सेंटर एंड एड एन अदर सिटी। तो अगर जो एसजीपीजी है वो क्या कर सकता है, जो सेंटर वो चेंज भी कर सकता है, उसके अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकता है, एग्जामिनेशन सिटी बदल सकता है, कुछ भी उसके अंदर। अगर बाई चांस एग्जाम आगे होता है, पीछे होता है, कैंसिल होता है, तो सब कुछ नोटिफिकेशन वगैरह उसकी साइट पर हमें अवेलेबल हो जाएंगे। मीडियम इसका जो रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का रहेगा कि एग्जाम होगा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होगा। ये चीज आप ध्यान में रखना, जीएनएम के बच्चों को विशेष ध्यान में रखना कि जो एग्जाम होना है वो ओनली इंग्लिश की लैंग्वेज के अंदर ही होगा, ठीक है, एक्सेप्ट ग्रुप ऑफ द डी पोस्ट। इसके एक डी पोस्ट को छोड़ करके इसके अलावा जितनी भी एसजीपीजी का जो वैकेंसी रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम रहेगा वो टोटल रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पर जो जीएनएम के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा टफ रहेगा कि उन बच्चों के, क्योंकि उनका जो सिलेबस है वो हिंदी और इंग्लिश मिक्स के अंदर होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ कि हॉल टिकट हमारा जो आएगा कॉमन टेस्ट रिक्वायरमेंट के लिए, वो क्या हॉल टिकट हमारा जो है वो ऑनलाइन ही हमारा प्रिंट होगा, एसजीपीजी की वेबसाइट पर हमें मिल जाएगा, ठीक है। जो क्वालिफाई मार्क्स यहाँ पर मिनिमम रखे गए हैं वो होगा 50% जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए 50% इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं वो एग्जाम के लिए रखे गए हैं, न कि सिलेक्शन के लिए। ये क्वालिफिकेशन मार्क है कि कम से कम 50% आपके नंबर्स आने चाहिए, और एससी एसटी के लिए 45%। अगर आपने इससे कम अगर हम नंबर लेते हैं तो हम एग्जाम से डायरेक्ट बाहर हो जाएंगे। सिलेबस की मैं बात करूं तो सिलेबस है वो टोटली मैं आपको नेक्स्ट क्लास में टोटली बताऊंगा, और प्रीवियस ईयर के जो ओल्ड ईयर के एग्जाम है, किस तरह का एग्जाम आता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक करके पूरा 100% का 100 क्वेश्चन का मैं आपको जो पिछले ईयर का पेपर है वो मैं करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो दोस्तों आप जो एसजीपीजे का एग्जाम है उसको ध्यान से देखना कि किस तरह का एग्जाम आता है, किस तरह के उसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस बेस का एग्जाम रहता है, किस लेवल का एग्जाम रहता है, तो उसी लेवल के हम उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। इसके अलावा मॉडल पेपर भी मैं आपको साथ साथ में अवेलेबल इसके करवाऊंगा। फाइनल मेरिट लिस्ट है वो टोटल एग्जाम कंप्लीट होने के बाद में जो एसजीपीजे की वेबसाइट है उसके अंदर जो आएगी आंसर की, और उसके बाद में जो टोटल नॉर्मलाइजेशन वगैरह होकर के उसके बाद में आएगी। तो साथियों नॉर्मलाइजेशन की बात करूं तो एन रहेगा नंबर ऑफ कैंडिडेट, एक्स रहेगा रो स्कोर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, ये टोटल उसमें आएगा, एक्स ए एवरेज विच द टोटल मार्क डिवाइड बाय द नंबर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। तो ये सब कुछ नॉर्मलाइजेशन के अंदर आएगा। तो एसजीपीजे की ये थी टोटल जानकारी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और इसके मॉडल पेपर आपको चाहिए और आगे जो नेक्स्ट इसका प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम है वो चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। साथियों नेक्स्ट जो क्लासेस रहेगी एसजीपीजे की वो बहुत ही बेनिफिट और बढ़िया क्लासेस रहने वाली है इसमें सिलेक्शन लेने के लिए। तो आप जुड़े रहे हमारे चैनल से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।